हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वाइंडिंग अप के बारे में पढ़ा। हम कंपलसरी वाइंडिंग अप जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के ऊपर। ऐच्छिक परिसमापन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ऐच्छिक परिसमापन क्या है और किसके द्वारा किया जाता है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स और बाय द मेंबर्स। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कंपनी के ऋणदाताओं और सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। क्रेडिटर्स द्वारा अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जाता है तो उसे कंपलसरी वाइंडिंग अप में भी बदला जा सकता है। अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए क्या आवश्यकता है? सबसे पहले ये वॉलेंटरी होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। दूसरा, म्यूचुअल कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। आपसी सहमति, आपसी समझौते से इस तरह का परिसमापन किया जाता है। एंड द थर्ड इज विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। इस तरह के परिसमापन में जो ट्रिब्यूनल है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कितने तरीके से किया जा सकता है? जिस तरह से हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप के बारे में भी पढ़ा था कि वो भी बहुत तरह से किया जा सकता है। उसी तरह से जो आपका वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है या कंपनी का जो ऐच्छिक परिसमापन है वो दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड द सेकंड इज बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 304A में बताया गया है। एक साधारण प्रस्ताव लाकर उस पे बहुमत होने पर, एक साधारण बहुमत होने पर अगर परिसमापन प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो कंपनी का परिसमापन प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसा कब किया जाता है? पहला, ड्यूरेशन कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। कंपनी के सीमा नियम में, कंपनी के आर्टिकल में जो अवधि बताई गई है वो पूर्ण हो जाती है, तो उस अवधि के पूर्ण होने पर जो है साधारण बहुमत के आधार पर और साधारण प्रस्ताव के द्वारा कंपनी का परिसमापन कर दिया जाता है। आई रिपीट, इफ ड्यूरेशन कंप्लीट। सेकंड, इफ एनी इवेंट अकर्ड फॉर वाइंड अप। ऐसा कोई इवेंट अकर होता है जिसके होने पर कंपनी का वाइंड अप हो जाना है, तो ऐसा इवेंट होने के बाद कंपनी का परिसमापन कर दिया जाता है। और वाइंडिंग अप या वाउंड अप का जो प्रारंभ है या परिसमापन का जो प्रारंभ है, इस तरह के प्रस्ताव पारित होने के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप पर, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। विशेष प्रस्ताव, विशेष बहुमत मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। यदि कंपनी परिसमापन के लिए विशेष प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए विशेष बहुमत होना जरूरी है। जो मैंने बताया था 75% ऑफ मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जरूरी है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 304B में बताया गया है। यहां भी परिसमापन का प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ वाइंड अप, तभी शुरू हो जाता है जब इस तरह का विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। मतलब उसी दिन से इस तरह का परिसमापन प्रारंभ हो जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 308 में बताया गया है। अब इसके बाद विद इन 14 डेज ऑफ रेजोल्यूशन, 14 दिनों के भीतर
इस तरह का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, इस तरह का जो विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके 14 दिनों के भीतर कंपनी को एक नोटिस जारी करना होता है बाय द एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन के माध्यम से। और वो विज्ञापन अपने ऑफिशियल गैजेट में भी वो दे सकते हैं, या फिर in newspaper circulating in district of registered office of company, या इस तरह का कोई समाचार पत्र जो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय वाले जिले में सर्कुलेट होता हो, इस तरह से वो नोटिस बाय द एडवर्टाइजमेंट वो दे सकती है, जो कि कंपनी के परिसमापन के लिए एक आवश्यक शर्त है। और अगर इस तरह का कृत्य करने में जो कंपनी को डिफॉल्ट करती है, कोई गलती करती है, तो कंपनी को इसके लिए फाइन देना होता है। वो फाइन कितना होगा? इस तरह का प्रस्ताव पारित होने के बाद वाले दिन से, मतलब जब जिस दिन से कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देना है, उस दिन से लेकर जब तक वो इस एडवर्टाइजमेंट को नहीं देती है, तब तक 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाता है। या तो कंपनी इसका कोई उचित कारण दे कि किस वजह से कंपनी ने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है, या फिर 5,000 पर डे फाइन कंपनी पर इम्पोज किया जाएगा। आगे चलते हैं। इतना होने के बाद में कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, अपनी शोधन क्षमता का ब्यौरा देना होगा, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 305 में बताया गया है। अब इस तरह की शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन कौन देंगे? कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह की शोधन क्षमता का ब्यौरा देंगे, सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देंगे, जो कि देंगे एक मीटिंग के अंदर। एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग के अंदर उस सॉल्वेंसी के बारे में डिक्लेरेशन दिया जाएगा, जो कैसा होगा? बाय द मेजॉरिटी होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी से होगा, उनके बहुमत से होगा, एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। सिर्फ बहुमत ही नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है, उस डिक्लेरेशन को सत्यापित करना होगा एक एफिडेविट के माध्यम से, वेरीफाइड करना होगा एक एफिडेविट के माध्यम से। अब उस एफिडेविट में या उस डिक्लेरेशन में किस तरह के ओपिनियन उनके होंगे? उनके ओपिनियन हैं उस परिसमापन को लेकर कि they have made a full inquiry into the affairs of company, कि वो कंपनी के कार्यकलापों की पूर्ण रूप से जांच कर चुके हैं, और उसके बाद वो मानते हैं कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए। And the second is have the opinion the company has no debt. उनका मानना होना चाहिए या उनका ओपिनियन होना चाहिए कि कंपनी अपने ऋण की पूर्ण रूप से अदायगी कर चुकी है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई बकाया अब बाकी नहीं है। It will be able to pay its debt. अगर फिर भी कोई बकाया कंपनी का रहता है, कोई ऋण कंपनी का रहता है, तो कंपनी उसे चुकाने की पूर्ण क्षमता रखती है। That is declaration of solvency. डिक्लेरेशन देने के बाद में, अपनी शोधन क्षमता का डिक्लेरेशन देने के बाद में, उस जनरल मीटिंग में ऐसा बताने के बाद में आगे चलते हैं मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। इसके बाद में क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 306 में बताया गया है, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स। अब जो मीटिंग है, मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड सेम डे और नेक्स्ट डे ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग। इस तरह की मीटिंग कंपनी की जनरल मीटिंग वाले दिन या उसके अगले दिन भी बुलाई जा सकती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस तरह की मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से बुलाई जाती है।
अब उस मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ पत्र, कुछ स्टेटमेंट उन्हें उस मीटिंग में रखने होते हैं। किस तरह से? फर्स्ट है फुल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कार्यकलापों का पूर्ण विवरण पत्र जो है उस मीटिंग के अंदर उन्हें रखना होता है, फुल स्टेटमेंट, जो कि परिसमापन से जुड़ा हुआ है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कंपनी के कितने ऋणदाता हैं उसकी एक पूर्ण सूची जो है वहां पर रखी जाएगी। A copy of declaration of solvency and the estimated amount of claims, जो शोधन क्षमता, जो डिक्लेरेशन दिया गया है सॉल्वेंसी को लेकर, उसकी एक कॉपी और कंपनी के ऊपर कितने दावे हैं, इस तरह के दावों की सूची भी जो है साथ में संलग्न करनी होगी। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ क्लेम, कि उन दावों में लगभग कितना जो भुगतान कंपनी को करना है। और ये मीटिंग होने के बाद में विद इन 10 डेज, 10 दिनों के भीतर जो इस तरह का जो नोटिस है वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास में चला जाना चाहिए। मतलब जो मीटिंग हुई है उसके बारे में जानकारी कंपनी रजिस्ट्रार को विद इन 10 डेज, मीटिंग कंप्लीट होने के 10 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए। अगर परिसमापन इंसॉल्वेंसी के आधार पर हो रहा है तो ऐसा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और ऐसा कब होता है? जब कंपनी 3 विगत वर्षों से अपने ऋण की अदायगी ना कर पा रही हो। मतलब जो 3 वर्ष बीत गए हैं उसके, तब तक उसने अपने ऋणों की अदायगी, जो मांग है ऋणों की, वो पूर्ण नहीं करी हो। इसके बाद आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, जैसा हमने कंपलसरी वाइंड अप में, वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल में हमने पढ़ा था कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाता है, उसी तरह से वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है कंपनी लिक्विडेटर का, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 310 में बताया गया है। अब ऐसा अपॉइंटमेंट हमने कंपलसरी वाइंड अप में पढ़ा था। इस तरह का अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार निर्देशित करती है। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का, वो किया जाएगा बाय द क्रेडिटर्स, ऋणदाताओं के माध्यम से। जो किस तरह से किया जाएगा? फ्रॉम द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पैनल तैयार किया जाएगा केंद्र सरकार के माध्यम से। उस पैनल के आधार पर, उनके सुझावों के आधार पर जो है ऋणदाताओं के माध्यम से लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। या दूसरा तरीका बाय रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित करके भी, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 306 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। उस प्रस्ताव में बहुमत होने पर भी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी। आगे चलते हैं। पावर टू रिमूव एंड फिल वैकेंसी, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 311 में बताया गया है। क्रेडिटर्स के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और क्रेडिटर्स के द्वारा ही उसे रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए उस लिक्विडेटर को इन राइटिंग, लिखित में एक नोटिस देना होगा और उस नोटिस में उसको रिमूव किए जाने के ग्राउंड्स होने चाहिए, वो वजह होनी चाहिए जिस आधार पर उसे रिमूव किया जा रहा है। और इस तरह से लिक्विडेटर का यदि कोई पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, या उस लिक्विडेटर की
डेथ हो जाती है तो जो वैकेंसी खाली होती है उसे भी क्रेडिटर्स या कंपनी मेंबर्स के माध्यम से फिल कर लिया जाता है। अगेन आगे नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 312 में बताया गया है। लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट का जो नोटिस है वो कंपनी रजिस्ट्रार को भेजा जाना आवश्यक है। अब अपॉइंटमेंट हो गया लिक्विडेटर का, अब उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है। एक लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 314 में बताया गया है। हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप में जो लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटीज काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी, लगभग उसी तरह से वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज रहती है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर हो, मीटिंग कॉल करनी हो, बुक्स को मेंटेन रखना हो, इंस्पेक्ट करना हो मेंबर्स और कंपनी रिकॉर्ड्स को, या उसे क्वार्टरली स्टेटमेंट देना हो या ऑडिट लेनी हो, वो सभी पावर और ड्यूटीज उसकी लगभग जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप की तरह ही होंगी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज। हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप में भी कमेटी के बारे में पढ़ा था। उस कमेटी और इस कमेटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो कमेटी अपॉइंट की जाएगी बाय द मेंबर्स और बाय द क्रेडिटर्स की जाएगी। कंपनी के ऋणदाताओं और सदस्यों के माध्यम से इस तरह की कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा और उस कमेटी का काम होगा कंपनी लिक्विडेटर को हेल्प करना, कंपनी लिक्विडेटर को वाइंडिंग अप जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में हेल्प करना, मदद करना, सहयोग करना। आगे चलते हैं। रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ फाउंड अप, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 316 में बताया गया है। कंपनी लिक्विडेटर को एक रिपोर्ट देनी होती है कि कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, उसका डिटेल, उसका विवरण जो है उसे देना होता है। किन्हें देना होता है? टू मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स ने उसे अपॉइंट किया है तो उसका दायित्व बनता है कि वो उन्हें कंपनी वाइंड अप से अवगत कराता रहे, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो कार्यकलाप चल रहे हैं, जो अफेयर्स हो रहे हैं, उनकी जानकारी उन्हें देता रहे। और हर क्वार्टर में उसे, इन एवरी क्वार्टर, इस तरह की रिपोर्ट उसे देनी होती है, जिसे वो एक मीटिंग बुलाकर दे सकता है, एक मीटिंग के माध्यम से दे सकता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन। कंपनी परिसमापन प्रक्रिया में, वाउंड अप प्रोसेस के अंदर, यदि परिसमापक को, लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि किसी मेंबर के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा कंपनी में किसी तरह का कोई फ्रॉड किया जा रहा है, तो इसके लिए वो कंपनी अधिकरण ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट कर सकता है कि उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन किया जाए, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 317 में बताया गया है। और इस तरह की जानकारी जो है वो अपनी रिपोर्ट में भी देगा, जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग बुलाकर भी दी जा सकती है। कंपनी परिसमापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में लिक्विडेटर के अनुसार कंपनी के अफेयर्स जो वाइंड अप से जुड़े हुए हैं वो कंप्लीट होने के बाद में लिक्विडेटर को अगर ऐसा लगता है तो उसके लिए वो एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग के अंदर जो इस तरह की परिसमापन प्रक्रिया पूर्ण होने की जो बातें हैं वो रखेगा। अगर मेंबर्स और क्रेडिटर्स बाय द मेजॉरिटी, बहुमत के आधार पर जो है इससे सेटिस्फाइड हो जाती है, मेजॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है इस तरह के परिसमापन से जुड़ी हुई बातों पर, तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो कि कंपनी के डिसोल्यूशन या कंपनी के विघटन के लिए होगा।
आई रिपीट, कंपनी के विघटन के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा यदि क्रेडिटर्स और मेंबर लिक्विडेटर की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड होते हैं तो। ऐसा प्रस्ताव पारित होने के 2 सप्ताह के भीतर, विद इन 2 वीक्स, वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार के पास में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल में इसके लिए अप्लाई करना होगा कि परिसमापन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कंपनी के डिसोल्यूशन का ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो है आदेश पारित किया जाए। और ऐसा आदेश पारित होने के 60 दिनों के भीतर, विद इन 60 डेज, जो है कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपनी का विघटन हो जाता है। और इस तरह के आदेश के 30 दिनों के भीतर, विद इन 30 डेज, उसकी कॉपी, ऑर्डर की कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार के पास में पहुंचा दी जानी चाहिए। आगे चलते हैं। पावर टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 322 में बताया गया है। ऐसा कोई प्रश्न परिसमापन के समय पर पैदा होता है जिसके लिए ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन की आवश्यकता है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिकरण उसके ऊपर अपनी शक्ति रखता है। फर्स्ट, टू डिटरमाइन एनी क्वेश्चन, किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रश्न है उसके ऊपर निश्चित करने का अधिकार जो है अधिकरण का है। टू एक्सरसाइज एज रेस्पेक्ट द एनफोर्सिंग ऑफ कॉल्स एंड प्रोसीडिंग, किसी कोई कॉल अगर बकाया है, कोई प्रोसीडिंग है जिसके लिए ट्रिब्यूनल का हस्तक्षेप आवश्यक है, तो उसके लिए आवेदन करने पर अधिकरण उस पर अपनी शक्ति रखता है, उस पर निर्णय देने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 323 में बताया गया है। कंपनी के परिसमापन से जुड़ी हुई लागत का भुगतान किन के माध्यम से किया जाएगा? कंपनी से जुड़ी हुई लागत का भुगतान कंपनी की असेट्स के माध्यम से ही किया जाएगा, बाय द कंपनी असेट्स, जो कि होगा प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकताओं के आधार पर जो है इस तरह के परिसमापन को किया जाता है, या इस तरह के परिसमापन की जो लागत है वो ली जाती है। पोजीशन ऑफ लिक्विडेटर, इतना सब होने के बाद में हमें ये भी समझना जरूरी है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जो लिक्विडेटर की पोजीशन होती है वो किस तरह की होती है। जैसे हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप में पढ़ा था कि लिक्विडेटर की जो पोजीशन होती है वो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होती है, बट वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ऐसा नहीं है। उसकी जो पोजीशन होती है, नॉट एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, वो कोर्ट का ऑफिसर नहीं होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर क्रेडिटर्स और मेंबर्स के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है, ना कि ट्रिब्यूनल के माध्यम से। और उसके अधिकार और दायित्व लगभग उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप के अंदर पढ़ा था। अब परिसमापन पूर्ण हो चुका है, कंपनी के विघटन के बारे में हम जान चुके हैं। अब इस तरह का परिसमापन यदि कर दिया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप। फर्स्ट, कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। कंपनी का एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, वो परिसमापन अवधि में समाप्त नहीं होता है। कंपनी का विघटन हो जाने के बाद ही जो कंपनी का कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है वो खत्म माना जाता है, सिर्फ वाइंडिंग अप प्रोसेस पे नहीं। क्लोज द बिजनेस, इस तरह के व्यापार, इस तरह के व्यवसाय जो कंपनी के माध्यम से किए जा रहे हैं और लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि परिसमापन के लिए ऐसा व्यापार, ऐसा व्यवसाय चलाया जाना फायदेमंद नहीं है, तो उस तरह के व्यवसाय या उस तरह के बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी हित में नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का अंतरण
या शेयर्स का ट्रांसफर परिसमापन अवधि में लिक्विडेटर की परमिशन से ही किया जाएगा। इसके लिए जो अंशों का अंतरण करना है उसके लिए लिक्विडेटर की स्वीकृति आवश्यक होगी। नो चेंज ऑफ एनी टाइप इन पोजीशन ऑफ कंपनी मेंबर्स। कंपनी के जो सदस्य हैं परिसमापन अवधि में उनकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। Next, if wind up on basis of insolvency, then all employees are retired. कंपनी परिसमापन यदि इंसॉल्वेंसी के आधार पर हो रहा है तो कंपनी के जितने भी कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो स्वतः ही सेवानिवृत्त रिटायर मान लिए जाएंगे। ड्यूरिंग द वाइंड अप एंड ऑल पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, जब एक कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है उसके बाद में निदेशकों की सारी शक्तियां जो वाइंड अप जो परिसमापन अवधि है उस समय निरस्त कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंपनी असेट्स टू पे ऑल डेब्ट। लिक्विडेटर कंपनी की आस्तियों का, कंपनी की असेट्स का इस्तेमाल कंपनी का ऋण चुकाने के लिए कर सकता है। नेक्स्ट, लिक्विडेटर टेक कस्टडी ऑन असेट्स। अब इस तरह की असेट्स से अगर लिक्विडेटर को जो ऋण चुकाना है तो उसके लिए उसकी कस्टडी, असेट्स की कस्टडी लिक्विडेटर के पास में होना जरूरी है, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ा वॉलेंट्री वाइंड अप। वॉलेंट्री वाइंड अप क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोविज़न ज़रूरी हैं, एक लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है और परिसमापन का परिणाम क्या है और उसके बाद में कंपनी का विघटन किस तरह से कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आपका वाइंडिंग अप जो है वो कंप्लीट होता है। I hope you understand and like it. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.